हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर। इस वीडियो में हम कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को बहुत ही अच्छे तरीके से देखेंगे और मैं गारंटी देता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरी बने रहेंगे, पूरी देखेंगे, तो आपके दिमाग में इस टॉपिक को लेके एक इमेज बन जाएगी जिससे आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन से, congestive heart failure is a chronic, progressive clinical syndrome in which the heart is unable to pump sufficient blood to meet द मेटाबॉलिक डिमांड्स ऑफ द बॉडी। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा हार्ट है उसका काम क्या होता है, उसका काम होता है ब्लड को पंप करना, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करना और बॉडी के सभी टिश्यूज़ तक पहुंचाना। मतलब जो भी टिश्यू है उन तक ऑक्सीजन पहुंचाना ब्लड के थ्रू, वो हमारा काम होता है हार्ट का। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड को मतलब पूरी बॉडी तक नहीं पहुंचा पाता है, जो कि जिससे हमारा जो मेटाबॉलिक डिमांड होती है बॉडी की वो फुलफिल नहीं हो पाती है। तो इसी को कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर कहा जाता है। It does not mean the heart has stopped, it means the heart is functioning inefficiently। अब congestive heart failure का यह मतलब नहीं होता है कि कि जो हमारा हार्ट है वो पूरी तरह से फेल हो गया है। congestive heart failure में होता क्या है कि जैसा हमारा हार्ट है तो उसका कोई एक पार्ट काम करना बंद कर देता है और वो ब्लड को प्रॉपर तरीके से वो पंप तो कर रहा है ब्लड को, पर प्रॉपर तरीके से पंप नहीं कर पा रहा है। इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हमारे पानी की मोटर होती है, ठीक है। अगर पानी की मोटर में थोड़ी सी दिक्कत आ रही होती है तो वो प्रॉपर तरीके से पानी को फ्लो नहीं दे पा रही होती है। तो वैसा ही हमारा कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर होता है कि थोड़ी दिक्कत है हमारे हार्ट के किसी पार्ट में, जिससे हमारा प्रॉपर अमाउंट में जो ब्लड है वो हमारे बॉडी के पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। तो कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को आगे बढ़ने से पहले हम ये चीज़ देखेंगे, हमारी जो कार्डियक आउटपुट होती है वो सारी डिपेंड करती है कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर को डिफाइन करती है। तो हम देखते हैं, अंडर नॉर्मल कंडीशन द हार्ट पंप्स अप्रॉक्सीमेटली 5 लीटर ऑफ ब्लड पर मिनट, ठीक है। अ वैल्यू नोन एज द कार्डियक आउटपुट। अब देखेंगे कार्डियक आउटपुट क्या होती है। कार्डियक आउटपुट होती है कि हमारा जो ब्लड है, हमारा हार्ट एक मिनट में कितना ब्लड को पंप कर रहा है, जो इसकी वैल्यू होती है हमारी 5 लीटर पर मिनट। ये हमारी नॉर्मल वैल्यू होती है। तो कार्डियक आउटपुट होता है हार्ट रेट मल्टीप्लाई स्ट्रोक वॉल्यूम। मान लो आपकी हार्ट रेट है 72 एक मिनट में और 70 ml पर बीट, मतलब एक बीट में वो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है हमारा हार्ट। तो इसकी कार्डियक आउटपुट क्या आ जाएगी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 लीटर पर मिनट, ठीक है। ये आ गई हमारी नॉर्मल कंडीशन जब हमें कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर नहीं हुआ था। पर अब कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है कि जो हमारी कार्डियक आउटपुट है, मतलब एक मिनट में जो हमारा ब्लड फ्लो हो रहा था उसकी वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। मान लो ये हमारा हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है या स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो हमारी कार्डियक आउटपुट भी डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। मतलब प्रॉपर अमाउंट में ब्लड हमारे हार्ट तक नहीं पहुंच पाया, तो उसको हमने बोल दिया कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर, कि हम जो हमारा हार्ट फेलियर होता है वो कितने टाइप्स का होता है। उसको देखने से पहले हम हार्ट की फिजियोलॉजी पढ़ेंगे कि जो हार्ट है उसमें जो हमारा ब्लड का पंप है, ब्लड की पंपिंग है वो कैसे हो रही है, कैसे डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन रहा है और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी के टिश्यूज़ तक पहुंच रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारे हार्ट होता है उसमें 4 चैम्बर होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। सबसे पहले हमारी बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो आता है राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में अब आपको पता है कि हमारे हार्ट में होती है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे होगी रिलैक्सेशन, तो ये जो हमारा ब्लड था ये पहुँच गया राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन हुई, मान लो इस ये हमारा फिल हुआ है, अब ये हमारा कॉन्ट्रैक्शन हुई, मतलब इसकी नैरोनेस हो गई, तो जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से होते हुए ये चला जाता है हमारा लंग्स में। अब लंग्स में होती है इसकी यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होता है। आपको पता है कि लंग्स में हमारा गैसेज एक्सचेंज होता है, तो यहाँ पे जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है हमारा लेफ़्ट एट्रियम में, लेफ़्ट एट्रियम में अब यहाँ पे होती है रिलैक्सेशन और ये जाता है लेफ़्ट वेंट्रिकल में, फिर से कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक पहुँच जाता है और जो भी ऑक्सीजन की डिमांड हो उसको फुलफ़िल करता है, और जो भी हमारी मेटाबॉलिक
मतलब डिमांड होती है बॉडी को, उसको फिल करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब हम देखेंगे कि मतलब कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में होता क्या है। इसमें होता है कि मतलब ये मेन जो हमारा कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है CHF, ये हमारे वेंट्रिकल्स की बीमारी होती है। इसमें क्या होता है कि जो राइट वेंट्रिकल है या लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये हमारे मतलब वीक हो जाते हैं। अब वीक होने से क्या हो गया, मान लो हमारा ये लेफ़्ट एट्रियम में हमारा ब्लड आ गया है। ठीक है, और मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल तक हमारा ब्लड फिल हो गया है। अब मान लो ये वीक है और ये अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है। अब ये कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारा ब्लड है वो हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगा, तो ऑक्सीजन भी हमारे सभी बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ब्लड होगा वो रिवर्स हो जाएगा और लंग्स तक पहुंच जाएगा फिर से रिवर्स होके। और यहाँ पे क्या होगा, अकमुलेशन हो जाएगी हमारे ब्लड की, जिसको हम कॉन्जेशन बोलते हैं। मतलब यहाँ पे जब हमारे लंग्स में फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाएगी, उसी को कॉन्जेशन कहा जाता है और इसी को नाम दिया कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ठीक है, वैसे ही हमारा राइट वेंट्रिकल के केस में होता है कि अगर यहाँ पे हमारा ब्लड भर गया और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से अगर इसकी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पा रही है, तो ये ब्लड हमारा बैक होता है और बॉडी पार्ट्स में भर जाता है, जैसे वो टिश्यू में भर जाता है, तो टिश्यू में हमारे फ्लूइड की अकमुलेशन हो जाती है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। फिर चलते हैं हमारे टाइप्स ऑफ हार्ट फेलियर। अब चलता है लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर। ये आ गया हमारा लेफ़्ट साइडेड। जैसा मैंने बताया, इन लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर द लेफ़्ट वेंट्रिकल फेल्स टू पंप ब्लड इफेक्टिवली इनटू द सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से जो हमारा ब्लड है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन मतलब बॉडी पार्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा है। ठीक है, द लेफ़्ट वेंट्रिकल इज़ द मेन पंपिंग चैम्बर दैट सेंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द होल बॉडी। इफ़ दिस चैम्बर फेल्स ब्लड अकमुलेट्स बिहाइंड इट इन द लंग्स। जैसे मैंने बताया था कि लंग्स में अकमुलेट्स हो जाएगा, वापस चला जाएगा और यहाँ पे फ्लूइड की अकमुलेशन कर जाएगा, जिससे एडेमा हो जाएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट चलता है हमारा राइट साइडेड हार्ट फेलियर। मान लो राइट वेंट्रिकल फेल हो गया, इसकी वॉल हमारी फेल होगी, तो क्या होगा कि इन दिस राइट वेंट्रिकल फेल्स टू पंप ब्लड इनटू पल्मोनरी सर्कुलेशन। ब्लड अकोमुलेट्स इन द टिश्यू। जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे अगर ये अच्छे से कांटेक्ट नहीं होता है तो जो हमारा ब्लड है वो यहाँ से रिवर्स होकर बॉडी पार्ट्स में चला जाता है और टिश्यू में अकोमुलेट्स हो जाता है। ओके, हमारा नेक्स्ट है सिस्टोलिक हार्ट फेलियर। इन दिस टाइप द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट कॉन्टैक्ट प्रॉपरली। वही बात आ गई सिस्टोलिक हार्ट फेलियर, वही बात की हमारा जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, उसकी प्रॉपर से कंस्ट्रिक्शन नहीं हो पा रही है, जिससे हमारा ब्लड वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहा है, मतलब टिश्यूज़ तक नहीं पहुँच पा रहा है। ओके, स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है, मतलब 1 मिनट में जितना हमारा ब्लड पर बीट उसको मतलब पंप होना था वो नहीं हो पा रहा है, तो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड रिमेन्स इन द वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में हमारा ज़्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड रिटेन रह जा रहा है, वो हमारे टिश्यू वहाँ लंग्स तक पहुँच जा रहा है और लंग्स में अकोमुलेट हो जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। इन दिस द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपरली। इसमें क्या होता है कि जो हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल है, जैसा हमने देखा था लेफ़्ट वेंट्रिकल, ये हमारा रिलैक्स नहीं हो पा रहा है। मान लो पहले ये हमारा इतना चौड़ा है, जब हमारा ये रिलैक्स होगा तो इतना चौड़ा होगा, तो जो हमारा लेफ़्ट एट्रियम में जो ब्लड होगा वो इसमें फिल हो जाएगा। ठीक है, मान लो ये हमारा अच्छे से रिलैक्स ही नहीं हो पाया, तो इसकी नैरोनेस रहेगी ना ज़्यादा। अब इसकी नैरोनेस ज़्यादा होगी तो इसमें कम अमाउंट ऑफ ब्लड हमारा फिल हुआ, कम अमाउंट ऑफ ब्लड फिल होने से ये हमारा ज़्यादा ब्लड को आगे सर्कुलेट ना कर पाया, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी तक ज़्यादा ना पहुंचा पाया, जिससे हमारी कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगी। ठीक है, वही इसमें लिखा है कि इन दिस द लेफ्ट वेंट्रिकल कैन नॉट रिलैक्स प्रॉपरली, इट कैन नॉट फिल प्रॉपरली ड्यूरिंग डायस्टोल। कि डायस्टोल के दौरान ये पूरा मतलब प्रॉपरली फिल नहीं हो पाता है, क्योंकि ये पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हो पाता है, जिससे स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी। बहुत ही आसान तरीके से इसको आपको मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा पैथोफिजियोलॉजी।
अब पैथोफिजियोलॉजी में सबसे पहले हमारे जो मेन कॉजेज़ को हम देखते हैं वो होता है कि प्राइमरी कार्डियक डैमेज, मान लो किसी वजह से हुआ, किसी को बहुत लंबे टाइम से हाइपरटेंशन थी या किसी का वॉल्व्यूलर हार्ट डिजीज थी, मतलब वॉल्व काम नहीं कर रहे थे हार्ट के, ठीक है। तो क्या हुआ कि इन लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन, लंबे टाइम से किसी को हाइपरटेंशन था, द हार्ट पंप अगेंस्ट हाई प्रेशर, मतलब जो हार्ट था वो हाई प्रेशर से ब्लड को पंप कर रहा था बॉडी तक पहुंचाने में, बॉडी की डिमांड को फुलफिल करने में, जिससे क्या हुआ हमारे की जो वेंट्रिकल्स की वॉल्स थी वो वीकन होगी, वो कमज़ोर पड़ गई। वॉल्स कमज़ोर पड़ने से क्या हुआ कि जो उसकी पंपिंग एबिलिटी थी वो डिक्रीज हो गई। जैसे मैंने बताया कि या तो वो कॉन्टैक्ट अच्छे से नहीं कर पा रहा है या वो रिलैक्स अच्छे से नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो जो हमारा लेस ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जैसे मैंने बताया कि अगर वो अच्छे से कांटेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो प्रॉपर तरीके से हमारा टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा। अब प्रॉपर तरीके से हमारा अगर ब्लड टिश्यू तक नहीं पहुंच पाएगा तो यहाँ पे चलता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म। अब कंपनसेटरी वर्ड का मीनिंग होता है कि वो मतलब किसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए वो मैकेनिज्म चलाता है। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि द बॉडी एक्टिवेट सर्वरल मैकेनिज्म टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। अब यहाँ पे क्या हुआ था कि बॉडी टिश्यू तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुँच पा रहा था, जिससे हमारा बीपी भी डाउन हो जा रहा था। तो ये क्या करता है कि द बॉडी एक्टिवेट सेवरल मैकेनिज्म टू मेंटेन ब्लड प्रेशर। वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए दो मैकेनिज्म चलाती है। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेशन, एक होता है रास की एक्टिवेशन, जैसा हमने हाइपरटेंशन वाली वीडियो में भी पढ़ा था। अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिवेशन में क्या होता है कि इसमें क्या होता है हमारा कि लो कार्डियक आउटपुट आती है, मतलब हमारा प्रॉपर अमाउंट में ब्लड पहुंच नहीं पा रहा है ना टिश्यू तक, तो लो कार्डियक आउटपुट क्या करता है, बैरोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर देता है। बैरोरिसेप्टर के स्टिमुलेट होने से क्या होता है कि हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। हार्ट रेट इंक्रीज होने से क्या होता है कि हार्ट फेलियर, मतलब हार्ट पे वर्कलोड बढ़ता है, जिससे हमारा हार्ट फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे ही हमारा रास एक्टिवेशन, जैसा हमने उसमें पढ़ा था कि रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है कि अगर हमारे किडनी तक, मतलब रिड्यूस रेनल परफ्यूजन, किडनी तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंच पाया, जिससे प्रॉपर अमाउंट तक मतलब ब्लड नहीं पहुंच पाया हमारा किडनी तक, जिससे हमारा रास एक्टिवेट हो गया, जिससे रेनिन सीक्रेट हुआ। रेनिन सीक्रेट होने से जो एंजियोटेंसिनोजन था वो एंजियोटेंसिन 1 में, एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हुआ। एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया, एल्डोस्टेरोन को रिलीज़ किया, सोडियम की रिटेंशन करवाई, वाटर की रिटेंशन करवाई और ब्लड वॉल्यूम को इंक्रीज किया, जिससे हमारा फ्लूइड ओवरलोड हो गया। मतलब सोडियम की रिटेंशन होगी और वाटर की रिटेंशन होगी, मतलब सोडियम और जो वाटर है वो हमारा एक्सक्रीट आउट नहीं हो पा रहा है किडनी से, तो उससे क्या हुआ, फ्लूइड ओवरलोड हो गया और जिससे एडेमा हो गया। ओके, थैंक यू।